इसोफेगस, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में फूड पाइप या अन्न नलिका बोलते हैं, तो ये फूड पाइप जो होती है वो अपने मुंह से लेके, मतलब जब अपने दांत खत्म होते हैं वहां से नीचे से फारिंक्स जिसको बोलते हैं वहां से लेके जठर, मतलब अपना स्टमक जो होता है उसको कनेक्ट करने वाली एक सिंपल ट्यूब है। नॉर्मली इसकी लेंथ जो होती है वो 35 सेंटीमीटर रहती है। तो इसको बेसिकली इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस कैंसर के टाइप जो रहते हैं वो दो टाइप से, दो टाइप्स, मतलब पहला टाइप जो है वो उसके लोकेशन के हिसाब से है। तो आप इमेजिन कीजिए 35 सेंटीमीटर की ट्यूब है, उसमें ऊपर के भाग में जो होगा वो ऊपर का इसोफेगस का कैंसर, बीच के भाग में जो होगा वो मिडल इसोफेगस का कैंसर जिसको मिडल वन थर्ड बोलते हैं, और लोअर रहेगा उसको लोअर इसोफेगस कैंसर, जो लोअर इसोफेगस एंड स्टमक, मतलब जिसको गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन बोलते हैं, मतलब जठर और अन्न नलिका जिधर अटैच होती है उस भाग का कैंसर हम लोग बोलते हैं। तो ये लोकेशन के हिसाब से टाइप है अन्न नलिके के कैंसर के। हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब जो बायोप्सी लेते हैं टुकड़ा जो होता है उसके हिसाब से ये कैंसर के टाइप दो ही है, जिसको पहला होता है अडेनोकार्सिनोमा और दूसरा होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो टाइप ये दो ही है हिस्टोपैथोलॉजी के हिसाब से, अडेनोकार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं वो अल्कोहल इंटेक, हेवी अल्कोहल इंटेक, टोबैको च्युइंग इन एनी फॉर्म, मतलब भले तंबाकू हो, पान हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, या गाँव में जो हुक्का पीते हैं वो हो, बीटल नट सुपारी खाते हैं, तो एनी फॉर्म ऑफ टोबैको ये खाना। तीसरी चीज बहुत स्पाइसी खाना खाना, बहुत मसालेदार, बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी खाना। चौथी चीज जिनके डाइट में हाई फाइबर डाइट जरा भी नहीं रहता है वो, ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स है ये कैंसर के लिए। इसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जो किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसको इग्नोर किया जाए या ट्रीटमेंट नहीं ले तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो इसमें मोस्ट कॉमन एक कंडीशन रहती है जिसको हम लोग जीईआरडी बोलते हैं, मतलब गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज। सिंपल लैंग्वेज में बोलना मतलब मुझे एसिडिटी हुई है, ऊपर आ रहा है खाना, तो ऊपर आ रहा है एसिडिटी हुई है, तो ये किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। लेकिन एक दिन एसिडिटी होना बात अलग है, साल में एक बार होना बात अलग है, लेकिन महीने में 10-10 दिन, 15-15 दिन एसिडिटी रहना, खाना ऊपर आना और उसके लिए ट्रीटमेंट ना लेना, ये हानिकारक हो सकता है। साल, 10 साल, 15 साल के बाद ये जीआरडी जो है वो कैंसर में रूपांतर हो सकता है। तो इसके ऊपर काफी जरूरी है ये जानना कि एसिडिटी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जिनको बार बार होता है, और ये एसिडिटी मेनली रिलेटेड टू द फूड इनटेक। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसे अकलेजिया कार्डिया बोलते हैं या बैरेट इसोफेगस बोलते हैं। लॉन्ग टाइम अकलेजिया कार्डिया, बैरेट इसोफेगस, इनके वजह से भी अन्न नलिका का कैंसर मतलब इसोफेगस कैंसर हो सकता है। बेसिकली इसोफेजिस कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो अगेन इनका कौन से पार्ट में कैंसर हुआ है, जैसे अपर वन थर्ड, मिडल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड, उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे अपर वन थर्ड में हो तो खाना निगल ही नहीं सकते, तकलीफ होती है खाना निगलने को। स्टार्टिंग जो होती है वो यूजुअली सॉलिड फूड के लिए होती है, तो पेशेंट बोलते हैं कि मुझे खाना ढकेलना पड़ता है, मतलब पानी पीना पड़ता है हर निवाले के साथ, तो ही खाना अलग से उतरता है। उसके बाद अगले स्टेज में ऐसा हो जाता है जब पाइप का साइज और छोटा हो जाता है तो पानी भी पीने में तकलीफ होती है, और लास्ट स्टेज में पेशेंट कुछ भी नहीं पी सकता है। उसकी वजह से हर टाइम जो भी खाएगा वो उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगा, पेशेंट का वजन कम होगा, ये होता है। इसी के साथ ऊपर के इसोफेगस का कैंसर हो उसमें अपना स्वर यंत्र रहता है, क्योंकि स्वर यंत्र से नीचे अन्न नलिका वो होती है। तो इस टाइम पे अगर ये स्वर यंत्र भी इन्वॉल्व हो जाए तो आवाज में बदल होना, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, मतलब आवाज घोघरा हो जाना जिसको बोलते हैं वो हो जाना, या आवाज निकलने में, बात करने में दिक्कत होना, निगलने में दिक्कत होना, पेन होना, एक्चुअली ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है ऊपर के जो पार्ट होता है उसके लिए। मिडल इसोफिगस और लोअर इसोफिगस की मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स है वो कॉमन है। खाना खाना पीने को तकलीफ होती है स्टार्टिंग में सॉलिड फूड में, उसके बाद लिक्विड फूड में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। काफी बार ऐसे पेशेंट को उल्टी होती है, वो एस्पिरेट यानी कि उल्टी होने के बाद वापिस अंदर जाने से फेफड़ों में जाके न्यूमोनिया भी हो सकता है, जिसमें पेशेंट बोलता है कि मेरी खांसी जा ही नहीं रही है, पिछले 2-3 महीने से खांसी, खाना तो मैं खा नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे खांसी भी आ रही है और वो खांसी भी नहीं जा। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम्स रहता है इन पेशेंटों में कि जब वो बोलते हैं। एडवांस स्टेज में जैसे ये कैंसर कहाँ कहाँ फैल सकता है, तो लंग में फैल सकता है, फेफड़ों में फैला हुआ है तो न्यूमोनिया होना, सांस लेने को तकलीफ होना,
अगेन लीवर में फैला हुआ है तो जॉन्डिस होना मतलब पीलिया होना। और कैंसर ये इग्नोर हुआ है तो अन्न नलिके से होते होते नीचे स्टमक मतलब जठर में भी अगर फैला हुआ होगा तो जठर के हिसाब से और ज्यादा एडवांस स्टेज हो जाता है, तो पेशेंट को और खाना नहीं खा सकते। तो ये मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स है इसके। फर्स्ट तो जब पेशेंट हमारे पास कोई भी आता है कि मैं निवाला नहीं खा पा रहा हूँ या मुझे तकलीफ हो रही है, तो हम लोग उसको पूछते हैं कितने दिन से है, महीने से है। पेशेंट का ओवरऑल स्टेचर देखा जाता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट 1 2 3 4 महीना आंख पे निकालते हैं, उसके बाद आते हैं तो पेशेंट थिन बिल्ट होते, पतले हुए रहते, कमीज उनकी लूज हुई रहती है, वजन कम हुआ हुआ रहता है। पेशेंट के रिलेटिव्स बोलते हैं 5 10 किलो वजन कम हुआ है। तो ये बहुत टिपिकल साइंस रहते हैं, लुक से ही पता चल जाता है कि पेशेंट को कोई ना कोई तो कैंसर है। और मोस्ट कॉमनली ये खाना ही नहीं खा पा रहा है, तो इधर अन्न नलिका या जठर इनमें से है। इसके बाद पहली चीज हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं ओजीडीस्कोपी, मतलब मुंह से हम लोग एक स्कोप डाल के, जिसको हम लोग गैस्ट्रोस्कोपी ओजीडो गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, मुंह से एक ट्यूब डाल के पूरे अन्न नलिका को जठर को एग्जामिन करते हैं कि कहाँ अल्सर, कहाँ गठन, कहाँ अंदर कैंसर दिख रहा है। उसी समय पे जहां दिख रहा होता है हम लोग वहां से टुकड़ा निकालते हैं, जिसको बायोप्सी बोलते हैं, वो जांच के लिए भेज। बहुत समय ऐसा होता है कि कैंसर की वजह से ये पाइप पूरा ही बंद हुआ होगा, तो हम लोग उसमें स्कोप भी नहीं डाल सकते, क्योंकि जोर से नहीं डाल सकते, फूट जाएगा, ये पाइप है। तो उस समय पे हम लोग जहां तक जा सकते हैं वहां तक डालते हैं। तो ये स्कोपी में हम लोग को गठन कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है मुंह से, उसका रूप कैसा है, ये भी पता चलता है। एक बार बायोप्सी होने के बाद जब हम लोग को पता चले कि ये कंफर्म कैंसर है, अडेनोकार्सिनोमा है या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, उसके बाद हम लोग ये कैंसर के लिए सीटी स्कैन करते हैं, जिसको सीई सीटी थोरैक्स बोलते हैं और सीई सीटी एब्डोमेन पेल्विस, जिसमें हम लोग को ये कैंसर से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि अन्न नलिका जो अपनी यहां से लेके यहां तक होती है, मतलब फेफड़ों के एरिया में, वहां अपने सब मेजर स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो बॉडी की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी जिसको बोलते हैं वो आरोटा, तो वो इसोफेगस के नीचे रहता है। तो ये अन्न नलिका और आरोटा, इनमें कनेक्शन कितना है या चिपक गया हुआ है, कैंसर उसमें भी फैला हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके सब ऊपर से ट्रीटमेंट हम लोग ऑपरेशन कर पाएंगे कि नहीं, ये अर्ली स्टेज का डिसीज है या लेट स्टेज का डिसीज है, ये डायग्नोसिस होता है। इसी के साथ फेफड़ों का क्या स्टेटस है, फेफड़ों के साथ कितना चिपका हुआ है, ये भी हम लोग को देखना जरूरी होता है। और अन्न नलिके के कैंसर में जठर का स्टेटस भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर ऑपरेशन करने वाले हैं तो ये पूरी की पूरी अन्न नलिका निकाल के जठर की ट्यूब बनाते हैं, नहीं। तो अगर जठर में भी कैंसर फैला हुआ है तो ये जठर में ट्यूब नहीं बना सकते हम लोग को अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो ये सीटी स्कैन इसके लिए बहुत जरूरी होता है। और लास्ट में हमेशा हमेशा की तरह कोई भी कैंसर में जो हम लोग करते हैं वो पेट स्कैन, जिससे पता चलता है ये कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। अपना ऑर्गन छोड़ के, मतलब ईसोफेगस छोड़ के, अगर ये कैंसर लीवर में फैला हुआ है, लंग फैला हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये 4th स्टेज कैंसर, फैला हुआ कैंसर जिसको बोलते हैं, वो है। तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन भी अलग हो जाता है। कैंसर अडेनोकार्सिनोमा हो या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो, ऊपर का हो, बीच का हो या नीचे का हो, फाइनल ट्रीटमेंट जो हमेशा रहती है वो सर्जरी रहती है। तो ये सर्जरी में हम लोग बेसिकली अन्न नलिका जो होती है वो पूरी निकालते हैं। तो ये एक कैंसर ऐसा है जिसमें अगर ऊपर है तो हम लोग उतना ही पार्ट नहीं निकाल सकते, हम लोग को पूरा यहाँ से लेके नीचे तक जहाँ जठर को ज्वाइन करते हैं वो अन्न नलिका निकालनी होती है, जिसको इसोफेगेक्टोमी बोलते हैं हम लोग ये पूरी की पूरी अन्न नलिका निकालते हैं। और जो अपना स्टमक है, मतलब जठर है, उसकी अलग से नई ट्यूब बना के यहाँ ऊपर के अन्न नलिका को जोड़ देते हैं। तो यहाँ एक नई अन्न नलिका, मतलब नया इसोफेगस हम लोग बनाते हैं स्टमक से, जिसको गैस्ट्रिक पुलअप बोलते हैं। अभी ये करने के लिए 2 तरीके की सर्जरी है। पहली तो ओपन सर्जरी है, पूरा चीरफाड़ करके करो। दूसरी सर्जरी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो मैं प्रिफर करता हूँ। इसमें 2 अप्रोच रहते हैं। अगर कैंसर ऊपर है या कैंसर बीच के एरिया में है, तो हम लोग थोरैकोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, मतलब बरगड़ियों से, मतलब साइड से हम लोग 3 या 4 छिद्रों से अंदर स्कोप डालते हैं, और अंदर जाके हम लोग बेसिकली पूरी की पूरी अन्न नलिका ऊपर से लेके नीचे तक मोबिलाइज करते हैं, मतलब उसको पूरा कैंसर को और इसोफेगस को बाकियों के भाग से हम लोग सेपरेट करते हैं। और फिर पेट में, मतलब स्टमक में, एब्डोमेन में हम लोग दूरबीन से अपना जो जठर है उसकी ट्यूब बनाते हैं, और ये ट्यूब ऊपर उठा के यहाँ लेफ्ट साइड में एक एक छोटा सा इतना सा चीर लेके हम लोग उसको नया जो बनाया हुआ है उसको जोड़ देते हैं।
तो इसको एक्चुअली बोलते हैं ट्रांस थोरेसिक इसोफेगेक्टोमी प्लस गैस्ट्रिक पुलअप विद सर्वाइकल एनास्टोमोसिस। ये एक हो गया। जब ये कैंसर इसोफेगस के नीचे के एरिया में रहता है तो हम लोग ट्रांस हायटल, मतलब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, तो नीचे ही सिर्फ एब्डोमेन में हम लोग लैप्रोस्कोपिक 5 या 6 दूरबीन डालते हैं, 1-1 सेंटीमीटर, आधे-आधे सेंटीमीटर से, और उधर से हम लोग नीचे से होते हुए ऊपर जाते हैं। तो एक तो अप्रोच फेफड़ों से जाना होता है, एक अप्रोच नीचे से जाना होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस हायटल इसोफिलेक्टोमी विद गैस्ट्रिक पुलअप एंड सर्वाइकल एनास्टोमोसिस। तो कोई भी स्टेज हो, फाइनल ट्रीटमेंट सर्जरी है। पेशेंट अर्ली स्टेज में आया हुआ है, कैंसर कहीं भी फैला हुआ नहीं है, नीचे की जो मेन रक्तवाहिनी आरोटा है उसको चिपका हुआ नहीं है, सर्जरी हम लोग करेंगे। 99% ऑफ द टाइम सर्जरी के बाद, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज की नोड्स में कितना था, उनको कीमोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है डिसाइड करना पड़ता है। सिर्फ एक ही एरिया है, ऊपर का एरिया कि इसोफेगस के ऊपर के कैंसर में हो, स्वरंत्र के जस्ट नीचे, उसी वो एक ही कैंसर है जहां हम लोग डायरेक्ट सिर्फ रेडिएशन देते हैं और वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, मतलब उसके बाद सर्जरी करने की जरूरत नहीं रहती है। काफी बार पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं, कैंसर काफी फैला हुआ रहता है, उनमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, पेशेंट खाना भी नहीं खाता रहता है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फीडिंग जेजुनोस्टोमी जिसको बोलते हैं, मतलब हम लोग अपने छोटे आंतड़े में, जो जेजुनोमी अपना छोटा आंतड़े का दूसरा पार्ट रहता है, उसमें एक ट्यूब डाल देते हैं और ट्यूब से फीडिंग करते हैं। मतलब पेशेंट मुंह से कुछ नहीं खाएगा क्योंकि वो खा ही नहीं पा रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन बॉडी से देने के लिए डायरेक्ट इंटेस्टाइन में, मतलब हम लोग इंटेस्टाइन में डायरेक्ट ट्यूब डाल के उसमें से लिक्विड डाइट देते हैं। और पेशेंट थोड़ा वजन बढ़ने के बाद या थोड़ा उसकी हेल्थ वाइज स्टेटस जब बेटर होता है, तो ये पेशेंट को कीमोथेरेपी, जब वो सहन कर पाएगा तो कीमोथेरेपी देते हैं। अगर कीमोथेरेपी ले रहा है ऑलरेडी और सहन कर पा रहा है, तो न्यूट्रिशनल वाइज और फिजिकली फिट होने के बाद हम लोग सर्जरी करते हैं। तो यूजुअली जो ट्रीटमेंट है वो ये रहती है। ऑपरेशन के बाद ये सभी पेशेंट में जो मैंने फीडिंग जेजुनोस्टोमी आपको बोली हुई वो रहती है। तो हम लोग हमेशा ये पेशेंट में अपने इंटेस्टाइन में एक ट्यूब तो डाली ही रहती है, क्योंकि जब भी कोई भी नया भाग हम जोड़ते हैं, टाका मारते हैं, उसको हील होने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। तो यूजुअली 2 से 3 हफ्ते हम लोग ये पेशेंट को टाइम देते हैं, तब तक मुंह से कुछ नहीं खाने के लिए देते हैं। अपनों ने जो ट्यूब डाली हुई रहती है इंटेस्टाइन में, उसी के थ्रू इन सब पेशेंट को फीडिंग जाता है। 2 हफ्ते के बाद हम लोग फर्स्ट टेस्ट फीड देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट फीड देना। तो पानी, उसके साथ एक आधा सॉफ्ट, मतलब बनाना या केला हम लोग सॉफ्ट करके देते हैं पेशेंट को खाने के लिए। देखते हैं कि खाना खाने के बाद जहां हम लोग ने नया जोड़ा हुआ है लेफ्ट में, वहां कुछ लीक है या कुछ हो रहा है क्या। अगर नहीं तो पेशेंट को धीरे धीरे लिक्विड डाइट चालू करते हैं। एट अ टाइम पेशेंट का खाना जो होता है वो नहीं बढ़ता है, इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को ओरली लिक्विड सॉफ्ट डाइट चालू करना, और बॉडी को न्यूट्रिशन वाइज जो जरूरत है वो नीचे से पाइप से भी देना। तकरीबन 4 to 6 वीक के बाद पेशेंट का डाइट काफी अच्छा हुआ रहता है, पेशेंट सब खाता रहता है। उसके बाद ये जो नली डाली हुई रहती है नीचे इंटेस्टाइन में, वो हम लोग निकाल देते हैं। उसको सिर्फ पुल करना रहता है, खींचना रहता है, और कुछ बड़ा ऑपरेशन नहीं रहता है। वो निकाल देते हैं। उसके बाद पेशेंट पूरा अच्छे से खाता पीता रहता है। 99% ऑफ द टाइम पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं होती है, तो पेशेंट सब कुछ खा पी सकता है। डेफिनेटली जो पहले रिस्क फैक्टर्स है वो तो आज जन्म बचे हुए वो नहीं कर सकते, तो अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग, स्पाइसी बहुत खाना, ये नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब कुछ खा सकते हैं। रोटी चावल सब्जी सबको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी ही पीना है, लिक्विड्स ही लेना है, सॉफ्ट डाइट लेना है, फल ही खाना है, बाकी सब कुछ खा पी सकते हैं यूजुअली। तो ऐसा कुछ खाने के हिसाब से परहेज नहीं रहता है। जो परहेज रहता है वो एडिक्शंस की वजह से, या काफी स्मोक फूड का भी खा रहा है, काफी स्पाइसी फूड खा रहा है, बहुत ग्रीन चिलीज और ये सब डाल के काफी रेगुलरली, डेफिनेटली उस पर तो पाबंदी करनी पड़ती है।